हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और जिला परिषद महाराष्ट्र फार्मासिस्ट के आज हम लोग एचएपी सब्जेक्ट से आज हम आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 3 पार्ट अपलोड कर दिया हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। जरूर देखिए उन सब पार्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका 4th पार्ट देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेक्टेड क्वेश्चन का। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैलोपियन ट्यूब आर आल्सो कॉल्ड इट एज। तो फैलोपियन ट्यूब को और दूसरा नाम क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपको ओविडक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओविडक्ट। और इसी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअली में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर जो स्पर्म है और ओवम आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट मतलब सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेंगे और आगे चल के यही आपका एम्ब्रियो बनाएगा। और ये आपके बच्चादानी में आपका जो यूट्रस होता है मदर्स का समझ लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है, ये आपका 9 मंथ के लिए सर्वाइव करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम एग्जाम में आया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप फैलोपियन ट्यूब में होगा। और किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह की वजह से, आप हो सकता है फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब सही तरीके से वर्क ना करें, तो फिर इसी को आईवीएफ बोलते हैं। ठीक है, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो आजकल काफ़ी चल रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या है, आपको जो आपके मार्केट में आईवीएफ प्रोसेस बहुत चल रहा है, जिनके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू बेबी नहीं हो पाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे ही बेस्ड है। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ही हम डील करते हैं। तो ओविडक्ट क्यों बोलेंगे, कहाँ, क्योंकि यहाँ पर ओवम आपका स्टोर होगा और वहीं पर ही इसको ओविडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर ही आपका ओवम मेच्योर होने के बाद ओवम कहाँ पर आपका सिचुएटेड होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी ओवम बनाएगा और ओवम बनाने के बाद आपका जो फीमेल का ये जो ओवरी है, ये ओवरी क्या बनाएगा, ओवम। तो ओवम बनाने के बाद ओवम कहाँ पर सिचुएटेड होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से ट्रेवल करते हुए आएगा कौन, स्पर्म, और इसको फर्टिलाइज कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब की यदि मैं लेंथ की बात करूं तो टोटल आपका 8 से लेकर आपके 13 सेंटीमीटर का फैलोपियन ट्यूब होगा। यहाँ से यहाँ तक यदि मैं इसके लेंथ की बात करूं तो ये आपका 8 से लेकर 13 सेंटीमीटर इसके हेल्थ आपके क्या होगा, इसका लेंथ होगा। और इसमें मिलियंस ऑफ सीला प्रेजेंट होता है, फिम्ब्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। चलिए इसकी बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आपका फिम्ब्रिया। तो इसमें और क्या होते हैं, फिम्ब्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक सीला प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग फिम्ब्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका सेकंड नंबर का। वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस। तो स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो स्पर्म मेल के टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेल कहाँ पर, मेल के टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। और जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, इसका भी प्रोडक्शन टेस्टिस रीजन पे ही होता है यदि मैं मेल की बात करूँ तो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। तो ये आपका मेल का, यहाँ पर आपका इसका जो टेस्टिस वाला रीजन है मेल का, वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पिट्यूटरी हार्मोन्स पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। जब ल्यूटियल फेज पीक पे होगा तो उस समय कौन सा हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल आपका पीक हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्रेगनेंसी फेवरिंग हार्मोन्स है। यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, और यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा। और यही प्रोजेस्टेरॉन 9 मंथ के लिए बच्चे को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, जो कि आपका ल्यूटियल फेज में इसका लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का। क्लियर हो गया, इतने पॉइंट जो है। चलिए अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसको देखिए, ल्यूटियल फेज कब से स्टार्ट होता है आपका, ये आपका एक सेक्रेटरी पेश होता है जो कि 15 से 28 डे के बीच में होता है ल्यूटियल फेज। और इस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका हाई होता है। कार्पस लुटियम बनने के बाद कार्पस लुटियम ही क्या बनाता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। नेक्स्ट अपने को मैच करना है। इसमें से मैच को आपको जो पेयर रॉन्ग है उस पेयर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। अभी मैंने बताया टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा,
ओवरी से एस्ट्रोजन जो कि आपका फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एड्रेनलिन पिट्यूटरी ये आपका गलत है, क्योंकि जो एड्रेनलिन होता है कहाँ से रिलीज होता है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होगा, जो आपके किडनी के टॉप पोर्शन पे सिचुएटेड होता है हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनलिन, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपका गलत है, बाकी सब चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट मैच्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम डील करते हैं। तो इस तरीके से आपसे हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच करने वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करें सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन का आपका फंक्शन की बात कर रहा है। ये सोमेटोस्टेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके पैंक्रियास के डेल्टा सेल से सीक्रेट होते हैं। पैंक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन्स, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स, और उसके जो डेल्टा सेल हैं पैंक्रियास के, वहाँ से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स रिलीज होता है। और इसका काम क्या है आपसे ये पूछ रहा है, तो इनका काम होता है ये ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल को इनहिबिट कर देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ग्रोथ हार्मोन्स बनाता कौन है, तो ग्रोथ हार्मोन्स बनाने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। बनाने का काम तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, बट उसकी रिलीज को कितना रिलीज होना चाहिए, इन सब को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोमेटोस्टेटिन इट इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज, ये ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आपका 6 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेटिंग बाय द एक्सक्रीशन। यहाँ से आपको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो अमोनिया है ये भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, और आगे चल के यही अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, आपका यूरिया में कन्वर्ट होता है। हमारे लीवर में चलता है आपका यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल के थ्रू ही ये जो अमोनिया है वो आपका यूरिया में कन्वर्ट होता है। और यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रिएटिनिन है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ द मसल, जो मसल की वेस्टेज होती है मेटाबॉलिज्म के बाद, तो उनकी जो वेस्टेज चीज़ होती है मसल की, इनको हम लोग क्रिएटिनिन बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, और ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिनिन जो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लाइकोसोयूरिया का मतलब आपको बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लाइकोसोयूरिया, क्या होता है पूछ रहा है आपसे। तो उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हो, ग्लाइकोसो मतलब हो गया हमारा ग्लूकोज, और यूरिया का मतलब हो गया आपका यूरिन। मतलब यूरिन में जब ग्लूकोज का लेवल दिखाई दे, ग्लूकोज लेवल हो, ठीक है। वैसे कभी भी यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको इनिशियल स्टेट पे हमारे किडनीज को रीअब्जॉर्ब करा देता है। बट यदि यूरिन में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, कि कभी ना किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, और हो सकता है जो पेशेंट है वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा होगा, क्योंकि इस कंडीशन में, डायबिटीज़ के कंडीशन में यूरिन में आपका ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे कि ग्लाइकोसोयूरिया इंडिकेट द हाई अमाउंट ऑफ द शुगर इन द यूरिन, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। बट यदि ग्लाइकोसोयूरिया की प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपका, नेक्स्ट द मिड ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड इट। ये हमारा फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिड ब्रेन का अदर नेम क्या है, तो मिड ब्रेन को बोलते हैं मीसेंसेफेलॉन। बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है, मी से यहाँ आया तो मिड और यहाँ से मीसेंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन की किसको बोलते हैं, तो डायंसेफेलॉन बोला जाता है आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, डायंसेफेलॉन। और एक होता है प्रोनसेफेलॉन होता है, देखिए एक डिटेल में देखिए, फोर ब्रेन को प्रोशेनसेफेलॉन बोलते हैं, फोर ब्रेन को, ये वाले ब्रेन को, सामने का ब्रेन है जो मिड ब्रेन को मीसेंसेफेलॉन बोलते हैं, ये हमारा मिड ब्रेन। और सबसे हिंड ब्रेन होता है, पीछे वाला जो ब्रेन होता है, इसको हम लोग रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। तो सबके अदर नेम भी आपको जरूर पता होना चाहिए, ये आपके ब्रेन वाले टॉपिक का है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अदर नेम ही आपसे पूछ रहे हैं, इसके जो डिवीजन है, तो इनको क्या बोला जाता है आपका, पैरासिम्पैथेटिक को बोला जाता है आपका सेक्रल क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोरोकोलंबर किसको बोलते हैं, थोरोकोलंबर, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता आपका थोरोकोलंबर आउटफ्लो,
तो ये होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिवीज़न होता है। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिवीज़न है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके का आपका डिवीज़न से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए यहाँ पर डायग्राम से और समझते हैं चीज़ों को। क्रेनियो का मतलब क्या होता है, देखिए क्रेनियो का मतलब क्या होता है, ये ब्रेन वाला रीजन होता है, ठीक है। ये क्रेनियो मतलब क्या होता है, ये आपका क्रेनियम बॉक्स होता है। तो यहाँ से जो नर्व की ओरिजिन होती हैं इनको बोलते हैं हम लोग आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन देखिए, ये होता है आपका सेक्रम, जो स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन होता है। तो देखिए सबसे टॉप में और सबसे बॉटम में, तो यहाँ पर से जो न्यूरॉन्स की सप्लाई होगी इनको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और जो आपको बीच का पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका थोरेसिक और ये आपका लंबर, ये बीच का जो पार्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स की ओरिजिन होंगी इनको हम लोग आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कैटेगरी में रखते हैं आपका। ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के डिवीजन। नेक्स्ट, हाउ मेनी फेशियल बोन डज स्कल प्रोसेसेस, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने फेशियल बोन प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे फेस में 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। कितना होगा, 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका मैक्सिला हो गया, ये हमारा मैंडिबल हो गया, ये आपका जाइगोमेटिक हो गया, ये नेजल बोन, नेजल कोज्जा हो गया, ये आपका लेक्राइमल बोन और ये आपका पैलेटाइन बोन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, टोटल काउंट करोगे तो आपको 14 क्रेनियल बोन प्रेजेंट होते हैं। हमारे फेस में टोटल 14 बोन प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव नहीं करते हैं। सिर्फ एक मैंडिबल है, ये वाला जो मैंडिबल है ये ही मूवमेंट कर सकता है। मेनी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फेशियल बोन में ऐसा कौन सा बोन है जो मूव कर सकता है, तो आपका आंसर होगा ये मैंडिबल, जो आपको ब्लू कलर में इंडिकेट किया गया है। क्लियर? और ये हो गया आपका क्रेनियल बोन। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछें कि ये जो हमारा क्रेनियल बोन है, तो क्रेनियल बोन में टोटल बोन कितने होते हैं, तो इसमें आपके 8 बोन होते हैं। तो ये दोनों चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे टोटल स्पाइनल कॉर्ड कितने प्रेजेंट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन किसने दिया हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम ने, ठीक है। ये हमारा जो बैक बोन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने बोन होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में कितना होता है आपका टोटल वर्टिब्रल 33, यदि मैं चाइल्ड की बात करूं। लेकिन जैसे ही अडल्ट एज में मैं बात करूं तो एडल्ट एज में जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कितना हो जाएगा आपको 26। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अडल्ट एज में जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा जो बैक बोन है, इसमें टोटल बोन कितने होते हैं 26। बट चाइल्ड की मैं बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो इसमें कितना होता है 33। और यही वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है वर्टिब्रल कॉलम, और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपका क्रेनियल बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 सर्वाइकल होते हैं। सर्वाइकल मतलब यहाँ की बात करते हैं, नेक रीजन की जो बोन होती है इनको बोलते हैं सर्वाइकल। थोरेसिक आपका 12 होता है, ये वाला रीजन देखिए, ये आपका थोरेसिक। कमर वाला रीजन को बोलते हैं लंबर, और एक आपका सेक्रम और आपका कोक्सियल। तो टोटल कितने होते हैं 33 बच्चों में होते हैं। बट यदि मैं बात करूं अडल्ट में, तो अडल्ट में जो सेक्रम होता है आपका, ये आपका फ्यूज होके कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा फ्यूज होके, और ये भी फ्यूज होके आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 7, 12, 5। तो ये जो डेटा है आपका ये अडल्ट के लिए है। तो अडल्ट में फ्यूज हो जाता है आपका सेक्रल रीजन वाला फ्यूज होके 5 1 में कन्वर्ट होता है, और कोक्सियल रीजन में आपका 4 जो बोन होते हैं ये फ्यूज होके 1 हो जाते हैं। तो अडल्ट में 26 ही वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों डेटा को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन लिंक द क्रेनियल एंड फेशियल बोन। ये हमारा क्रेनियल बोन है, ये हमारा फेशियल बोन है। तो क्रेनियल और फेशियल बोन को लिंक करने का काम कौन करता है, तो इनको लिंक करने का काम करता है आपका स्फिनॉइड बोन। तो स्फिनॉइड बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपके स्फिनॉइड बोन प्रेजेंट है, जो आपके फेस और क्रेनियम इन दोनों के बीच लिंक का काम करता है, इनको ज्वाइंट करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी आपका। देखिए ये जो आपका स्फिनॉइड बोन है ये आपके फेशियल, और ये जो आपका क्रेनियल है, इन दोनों को क्या कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच एक लिंक का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फीसीमिया
किसको बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका एम्फीसीमा जो आपका डिजीज है ये आपका पल्मोनरी डिजीज है, लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है जिसमें जो एल्वियोली होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं इसमें किसी प्रकार के डैमेज हो जाती हैं जिसमें पेशेंट को सांस वगैरह लेने में, ब्रीथिंग लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यदि मैं इसकी सिम्टम्स की बात करूं, ये देखिए ये जो एल्वियोली है, एल्वियोली का काम होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यहीं पर ऑक्सीजन को पिक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाता है ताकि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके और ऑक्सीजन को इन किया जाता है बॉडी में ताकि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। तो ये सब काम हमारा ये एल्वियोली करता है। लेकिन मैं डिजीज़ की बात करूँ, आपका एम्फीसीमा ये जो डिजीज़ है ये आपका क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है जिसकी वजह से इनमें जो एल्वियोली के सेल्स होते हैं ये आपके डैमेज हो जाते हैं और इसी एल्वियोली को अफेक्ट किया था कोविड ने भी, इसकी वजह से लोगों की जान भी चली गई थी। ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 भी इसी पे अटैक कर रहा है और ये जो टर्म है एम्फीसीमा ये भी रिलेशन होता है इसका एल्वियोली के डैमेज से। तो देखिए वही चीज़ बोल रहा है आपका कि एयर सेक में किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ये डैमेज हो जाए तो उस प्रॉब्लम को हम एम्फीसीमा बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे आपके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ द साइनोवियल नोड। एसी नोड का आपको लोकेशन पूछ रहा है। एसी नोड को ही हम आपका पीस मेकर बोलते हैं जो कि कंडक्शन सिस्टम का पार्ट होता है हार्ट का। एसी नोड ही आपका इम्पल्स का जनरेशन करता है। तो इसका लोकेशन आपसे पूछ रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये आपका राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारा हार्ट है तो हार्ट के यहाँ पर राइट, ठीक है, ये आपका राइट साइड हो गया हार्ट का और ये आपका आर्ट्रियम वाला पार्ट हो गया, तो कॉर्नर में प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रियम का और यही आपका पेस मेकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम ये आपका आर्ट्रियम वाला पार्ट है, तो राइट आर्ट्रियम के कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एसी नोड और यही पेस मेकर है, यही इम्पल्स करंट बनाने का काम करेगा आपका। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये एसी नोड है और इसके बाद होता है एवी नोड, आपके सेप्टम वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ फिश और आपके हार्ट को चारों तरफ वॉल में प्रेजेंट होता है पुरकेंजे फाइबर। इसका काम होता है करंट बनाना, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाना। यहाँ से सिग्नल जाएगा आपका एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ फिश और इस तरीके से पूरे आपके हार्ट में सर्कुलेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल का। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होगा, देखिए 1 मिनट में हमारा दिल कितने बार धड़कता है, सबको पता होगा 72 टाइम्स। कितने बार धड़कता है, 72 टाइम्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकंड। यही क्या है आपका कार्डियक साइकिल। क्लियर हुआ। 1 मिनट में हमारा दिल कितने बार धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट। तो 72 टाइम्स और 1 मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। जब इन दोनों को आप ठीक है डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकालेगा 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड को क्या बोलते हैं, हमारा कार्डियक साइकिल। मतलब आपका हार्ट जब एक बार हार्ट बीट करेगा तो हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है आपका 0.8 सेकेंड और इसी में आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों पॉसिबल हो जाती हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन होना, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब होता है रिलैक्सेशन होना। तो 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है हमारा जो हार्ट है। चलिए 16 क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। पहला चीज देखते हैं, पहला क्या लिखा है आपका, डिलीवर डिजीज एजेंट टू डिस्पोज सेंटर। ये बिल्कुल सही है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही होता है डिजीज से फाइट करना, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है, लिम्फ में आपका वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। इट प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट का भी प्रोडक्शन करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट रिटर्न वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन टू द ब्लड, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि लिम्फ अपने साथ जो भी वाटर और प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं इनको फिर से ब्लड में ही ला के डाल देता है। यही आपसे बोल रहा है, रिटर्न कर देता है ब्लड को। और ये जो काम है डिलीवरी ऑक्सीजन टू द सेल, ये काम होता है आरबीसी का। और आरबीसी में स्पेशली मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को सेल तक डिलीवरी करने का काम, ना कि लिम्फेटिक सिस्टम का। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है।
चलिए 17 नंबर का अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ अ ब्लड सैंपल इज द टेकन फॉर डीएनए टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जाम। यदि किसी कहीं पर ब्लड सैंपल मिल गया और उसमें डीएनए टेस्टिंग करना है तो ब्लड के कौन सा पार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो इरिथ्रोसाइट है आरबीसी है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, साथ ही साथ थ्रोम्बोसाइट में भी न्यूक्लियस, थ्रोम्बोसाइट मतलब आपका प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है प्लेटलेट्स, तो इन दोनों में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, इन दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो इनमें डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इन सेल को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन ये तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाइट ब्लड सेल के पास ही क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोई डीएनए टेस्टिंग की बात करें और ब्लड सैंपल मिल जाए तो वाइट ब्लड सेल्स ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि उसी के पास क्या रहता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल टिश्यू ऑफ द, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कवरिंग की बात कर रही है, मतलब प्रोटेक्शन देने के काम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जब भी कवरिंग की बात करेगा तो आपको आंसर कर देना है कवरिंग का काम करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है ये आपका मसल बनाने का काम करेगा। नर्वस टिश्यू मतलब जहाँ पर कंडक्शन सिस्टम की बात करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होता है आपका नर्वस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पूरे बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी जो कवरिंग है ये किसका बना हुआ है, आपका एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है आपका। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, विच फेजेस सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम इनटू द डॉटर सेल। ऐसा कौन सा फेज है सेल डिवीजन का जिसमें जो आपका क्या पूछ रहे हैं, जो क्रोमोसोम है मतलब जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम है इसका जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये अपने डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही सेम नंबर में जितना इस डॉटर सेल को मिलेगा इस डॉटर सेल को भी सेम अमाउंट में मिलेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो ये प्रोसेस होता है एम फेज में। एम फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पर ही एक्चुअली में सेल डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो एम फेज में ही जो पेरेंट सेल है ये अपना डॉटर सेल को अपना डीएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यही चीज़ मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम फेज जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एपिडर्मिस आल्सो नो द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ये किसका पार्ट होता है, ये हमारा स्किन का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्किन का सबसे नीचे वाला जो डीपर लेयर होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जर्मिनेटियम, और इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटम बेसल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेटम बेसल ये लास्ट वाला पार्ट होता है, ये आपका डीपर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का जो डीपर लेयर होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसल, या इसी का दूसरा नाम और क्या है आपका, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और सबसे अपर वाला पार्ट क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्किन का सबसे सुपरफिशियल पार्ट, अपर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है, इनको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। और सबसे डीप वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट जो हमको दिखाई ना दे उसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसल। तो ये हमने डियर यहाँ पर आपका सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप इन सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देख के आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, आपको बेसिक लेवल पे काम करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि मैं फार्मासिस्ट लेवल की एग्ज़ाम की बात करूँ तो। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।